स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन 11th-12th के साइंस के चैनल पे। तो आज की जो वीडियो है शायद आप लोग इसके कैप्शन से ही समझ गए होंगे कि ये क्या है, क्योंकि बच्चों एग्ज़ाम बहुत करीब आ रहे हैं और आप लोगों के कमेंट्स में ये सवाल बहुत था कि क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब किन किन, ऐसा नहीं है यार कि देखो ये टॉपिक्स एग्ज़ाम में आएंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा 90% चांसेस है कि पेपर इन टॉपिक से बनता है, पहली बात। दूसरी बात, लास्ट के 10 ईयर अगर उठा के देखें तो रिपीटेडली ये टॉपिक्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। हम लोग रे ऑप्टिक्स के PYQ कर चुके, हम लोग वेव ऑप्टिक्स के PYQ कर चुके, हम लोग डुअल नेचर के PYQ कर चुके हैं। तो आपने वहां पे कुछ टॉपिक्स रिपीटेडली देखे होंगे, यानी कि यार कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो टीचर के दिमाग में हमेशा रहते हैं जब वो एक एग्जाम को डिजाइन कर रहा होता है, बना रहा होता है। तो वो टॉपिक्स आज हम लोग देखेंगे। मतलब कि क्या है, आपको चैप्टर तो पूरा ही पढ़ना है, लेकिन मतलब कि जब आपके पास एकदम एंड का टाइम होगा तो हमें कौन कौन से टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, लास्ट टाइम रिवीजन अगर हम लोग कर रहे हैं तो कौन से टॉपिक्स को हमें सबसे अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। ये वो धमाकेदार टॉपिक्स हमारे पास हैं बच्चों जो कि आग लगा देंगे दुनिया में। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि ये वो टॉपिक्स हैं जिनको अगर आपने कर लिया तो आप काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बच्चों। चैप्टर वाइज बात करेंगे, हर चैप्टर में क्या क्या चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर एक चैप्टर से जो टॉपिक्स हैं उनके डिवीजन भी अक्सर डिवाइड होते हैं कि यार ठीक है, यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन आने वाला है। ये बात के फॉर्मेट पे भी हम लोग ध्यान देंगे। चलो सबसे पहले हमारे पास सबसे आप कह सकते हो इजी चैप्टर जिसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम लोग EM वेव्स भी कह देते हैं। अब इससे दो ही टॉपिक्स हैं। पहली बात तो बेटा इस चैप्टर में कुल मिला के दो ओवरऑल टॉपिक थे, डिस्प्लेसमेंट करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो डिस्प्लेसमेंट करंट तो इस साल हमारे सिलेबस से हट गया, ऑल्दो उससे क्वेश्चन एग्जाम में आना श्योर था, लेकिन वो तो टॉपिक ही हट गया इस बारी। चलिए तो अब क्या बचता है, सबसे पहली बात प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर आपसे एक सवाल पूछ लेंगे। सर इसका मतलब, जैसे कि आपसे पूछ लेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, विच इज 0। उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, विच इज सेम। लेकिन उनके प्लेन में कितना एंगल होता है, तो आंसर है 90 डिग्री। अगर एक घूम रहा है XY में तो एक घूम रहा होगा YZ में, उसके ऊपर दोनों की वेवलेंथ क्या होती है, सेम। क्या उनको चलने के लिए मीडियम चाहिए, तो आंसर है कोई मीडियम नहीं चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट से वो चलते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज के ऊपर आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं। सेकंड सवाल जो काफी ज्यादा आता है और मान के चलो इस साल आ ही गया, और वो है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूजेस के ऊपर दो प्रकार से सवाल बनते हैं। एक होता है कि आपको यूजेस गिवन होंगे और आपको वेव को आइडेंटिफाई करना होगा, यानी कि आपसे बोल देंगे कि भाई ये पर्टिकुलर प्रकार की वेव है। जैसे एक क्वेश्चन बहुत आता है कि बताओ रेडार कम्युनिकेशन में एयरक्राफ्ट को नेविगेट करने के लिए कौन सी वेव का इस्तेमाल होता है, मतलब कि माइक्रोवेव्स। या एक और सवाल पूछते हैं काफी कि बताओ शरीर के अंदर हड्डियों को डायग्नोस करना हो तो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस्तेमाल होती है, आपको पता है, आंसर है एक्सरेज। तो ये एक तरीके से आता है कि यूजेस आपको गिवन होंगे और आपको वेव को आइडेंटिफाई करना होगा। लेकिन ये एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जाता है कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको दे रखी होगी और आपको उसका यूज बताना होगा। जैसे कि बोल दिया कि भाई ये है विजिबल रेज, इसका यूज बता दो, ये है इंफ्रारेड रेज, इसका यूज बता दो। ऐसे करके भी सवाल पूछ लेते हैं। और मतलब कि यार मेन टॉपिक्स ये हैं। ऑल्दो एग्जाम में एक आध बार ये भी आया हुआ है कि भाई फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, बोला वेवलेंथ निकालो और पहचानो वो कौन है, तो वो तो आया है, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इन दो टॉपिक्स के ऊपर सवाल आने के। डन है जी, ठीक है।
अगला चैप्टर हमारा जो कि काफी ज्यादा वेटेज का चैप्टर है बच्चों इस बार, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा हमारा यानी कि रिफ्लेक्शन तो कट ही गया है। अब रिफ्रैक्शन में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे पास आ सकते हैं, और पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल सरफेसेस में जो रिफ्रैक्शन होता है यानी कनकेव और कन्वेक्स में जो रिफ्रैक्शन की डेरिवेशन है, शायद आपको याद हो, डेरिवेशन n2 माइनस n1 अपॉन r n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू वाली, ये डेरिवेशन चाहे कन्वेक्स के लिए बात करें चाहे कनकेव के लिए, बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में। और इसी से फर्दर आपको पता है फिर बनता है लेंस मेकर फॉर्मूला। इसी से बनता है बच्चों फर्दर लेंस मेकर फॉर्मूला। तो भाई अब चाहे लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन आ जाए एग्जाम में, या फिर लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ जाए, या फिर लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर कोई कंसेप्चुअल, जैसे हमने लेंस मेकर फॉर्मूला की 3 एप्लीकेशन पढ़ी थी कि चीज़ों को ये गायब करने में हेल्प करता है, लेंस बनाने में हेल्प करता है, किसी डेंसर मीडियम में लेंस को डाल दे तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो उसके ऊपर एप्लीकेशन भी आ सकती है। अच्छा, इस साल तो खैर फॉर्मेट बदल गया है, लेकिन पहले 5 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा से लेंस मेकर के ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन आता था कि 3 नंबर में ऊपर लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन दे दिया करते थे और उसी के नीचे 2 मार्क्स में उसका न्यूमेरिकल दे दिया करते थे। अब तो ऐसे होने के चांसेस नहीं है। अब क्या आएगा, मान लो इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें से 2 नंबर की डेरिवेशन दे दी लेंस मेकर की और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला पुटिंग लेंस मेकर के ऊपर ही न्यूमेरिकल दे दिया, तो ये चांसेस काफी हैं। इसके बाद हमारे पास चांस है एग्जाम में आने के TIR। अब TIR के ऊपर या तो न्यूमेरिकल आ सकता है, अभी गवर्नमेंट स्कूल वालों का CBSE का सर्वोदय विद्यालय का प्री बोर्ड हुआ था, उसमें TIR के ऊपर बहुत सिंपल सा सवाल था कि बताओ TIR के लिए क्या कंडीशंस जरूरी हैं, सिंपल सा। अच्छा, उसी पेपर में एक और सवाल था कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं और वो किसके ऊपर बेस्ड हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं और वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, ये TIR के एप्लीकेशन ही तो हैं। तो भाई साहब इसके ऊपर चाहे कोई न्यूमेरिकल आए। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, प्री बोर्ड है भाई साहब, देख लो गवर्नमेंट स्कूल का, एक क्वेश्चन आया ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है जो कि TIR है, एक क्वेश्चन आया उसी पेपर के अंदर कि बच्चों TIR करने के लिए क्या कंडीशन है, और उसी पेपर के अंदर एक और क्वेश्चन आया कि एक बल्ब को हमने पानी के अंदर रखा, वो रेंज निकालो, हमने उसको PYQ में भी किया था। यानी कि एक पेपर में एक ही कंसेप्ट के ऊपर 3 क्वेश्चन आए थे। अब आप हिसाब लगा लो आप कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसके ऊपर एप्लीकेशन भी आ सकती है, मतलब कि न्यूमेरिकल आने के चांसेस आप कह सकते हैं बच्चों की 40% है, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, इस दिल पे मत लगाना इसको। एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस भी 40% है। बाकी बचा हुआ जो 30% आप 20% आप कह सकते हो TIR के ऊपर हमारी डेरिवेशन भी आ सकती है, बस चांसेस थोड़े से इसके कम हैं आप कह के चलिए। लेकिन बच्चों इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप। इनकी हम डेरिवेशन कह रहे हैं मैग्निफिकेशन की, इनकी डेरिवेशन प्लस इनके ऊपर न्यूमेरिकल। अगेन लास्ट सालों में फॉर्मेट की अगर बात करें बच्चों, तो फॉर्मेट क्या हुआ करता था भाई, फॉर्मेट हुआ करता था कि आपको 5 नंबर में इसके ऊपर एक क्वेश्चन मिलता था, या तो 5 नंबर में क्वेश्चन मिलता था लेंस मेकर का, या फिर मिलता था माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का। ऑप्शन हुआ करते थे, एक क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का, एक क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का, हमेशा से आया करता था बच्चों। अब इस केस में अगर हम बात करें तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप के चांसेस काफी कम है, माइक्रोस्कोप में कंपाउंड के चांसेस ज्यादा हैं, तो हम कंपाउंड यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी डेरिवेशन मैग्निफिकेशन की, चाहे वो रिलैक्स्ड आई केस हो चाहे वो नॉर्मल हो, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल। अब अगेन ज्यादा चांसेस तो वैसे न्यूमेरिकल के हैं, क्योंकि भाई अब हमारे पास जो 35 मार्क्स का पेपर बचा है उसमें डेरिवेशन कुल मिला के आप ये मान के चलें 6, 7, 8 नंबर की आने की चांसेस हैं,
क्योंकि यार 70 मार्क्स के पेपर में 12 से लेके 15 मार्क्स, कभी कभार 18 मार्क्स की डेरिवेशन आती थी। तो अगर मैं 18 भी मान लूँ तो 18 का आधा 9 हो गया ना, अब तो आधा पेपर आ रहा है ना, तो 8-9 नंबर की डेरिवेशन ही आनी है। तो यहाँ से डेरिवेशन के अब चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। मतलब अगर मुझे इसको डिवाइड करना हो तो भाई साहब 70% चांस आप कह सकते हो न्यूमेरिकल के हैं और 30% चांस जो है वो डेरिवेशन के। और इस अगेन ये वैल्यू, मतलब कहने का मतलब सिर्फ ये है कि न्यूमेरिकल आने के चांसेस इस बार ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू डेरिवेशन। ठीक है जी, क्योंकि डेरिवेशन मुझे लग रहा है वेव ऑप्टिक्स से इस बार ब्राइट और डार्क की पोजीशन के ऊपर आ सकती है, इससे भी आ ही सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये हमारे पास जो 4 टॉपिक्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स से। डन। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बच्चों वेव ऑप्टिक्स की, तो हम सब जानते हैं बच्चों कि वेव ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है स्नेल्स लॉ। यानी कि स्नेल्स लॉ का प्रूफ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्नेल्स लॉ का प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स लॉ मतलब साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट, चाहे डेंसर से रेरर चाहे रेरर से डेंसर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से 2 चीजें आने के चांसेस हैं। एक तो उसकी डेरिवेशन। अब डेरिवेशन में बेटा अलग अलग प्रकार से सवाल पूछते हैं। अगेन सर्वोदय के प्री बोर्ड में डेरिवेशन में एक सवाल पूछा गया उनसे कि भाई मैक्सिमा और मिनिमा यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशंस को डिराइव करो। आसान भाषा में कहें तो घुमा दिया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन को एक्सप्लेन करो, मतलब ब्राइट डार्क की पोजीशन निकालो। कभी कभार ऐसे बोल देते हैं कि इसके लिए फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन करो। अब यार फ्रिंज विड्थ तक अगर आपको पहुंचना है तो ब्राइट डार्क तो पहुंचना ही होगा ना, तो बात तो वही है यार, है ना। या फिर ऐसे भी बोलते हैं, सीधा बहुत क्लियर बोल देते हैं कि पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क निकालो, है ना भाई। तो ये पूछ लेते हैं। और साथ ही साथ YDSE में आपको वो कर्व इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाने को एग्जाम में आ जाता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है नहीं, आएगा, है ना। अगेन YDSE से एक क्वेश्चन तो यार देखो मुझे लग रहा है आउट ऑफ 100 इस टॉपिक से 99%, 100 तो नहीं बोलूंगा मैं, 99% चांसेस हैं कि YDSE से हमें क्वेश्चन मिलेगा। 99 भी बहुत बड़ा जुआ है यार। अब उसमें से डेरिवेशन, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, न्यूमेरिकल, ये सवाल है जो आने के चांस है। ज्यादा चांसेस अगेन हमारे पास न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में बराबर चांसेस हैं इस बारी, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा कम। और अगला हमारे पास, यार आप कहोगे सर पूरा चैप्टर ही हो गया। यार देखो भाई सिंपल सी बात ये है कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस अपने आप में पूरे के पूरे टॉपिक ही हैं। तो इक्वली डिफ्रैक्शन और इक्वली इंटरफेरेंस एग्जाम्स में आया हुआ है। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि YDSE आएगा या डिफ्रैक्शन आएगा। तो कहीं ना कहीं वेव ऑप्टिक्स आपको पूरा का पूरा ही पढ़ना। अब जैसे कि इस बार एक क्वेश्चन आया हुआ था प्री बोर्ड में, बहुत सिंपल कि बताओ कि भाई कोहेरेंट सोर्सेस क्यों चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते सस्टेन इंटरफेरेंस बनाने के लिए। कितने सिंपल सवाल भी हमारे प्री बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊंची हैं कि भाई ये न्यूमेरिकल, लेकिन बहुत सिंपल वाले चीजों को आप कहीं छोड़ मत देना। जैसे कि बच्चे, मैं देख रहा था हमारे ऑफलाइन में काफी बच्चों को YDSE की पूरी डेरिवेशन आ गई, उन्होंने कर दी। ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं आया था, उन्होंने कर दिया। लेकिन उसी के नीचे एक सवाल था कि भाई क्या 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी भी सस्टेन इंटरफेरेंस क्यों नहीं बना सकते थे, वो कंफ्यूज हो गए। तो सवाल एक्चुअली ये पूछा हुआ है कि कोहेरेंट सोर्सेस क्यों चाहिए होते हैं सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए, और 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस सस्टेन इंटरफेरेंस यानी कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते। तो हमने आपको 3 कारण दिए थे, तो वो वाली बात है। अब डिफ्रैक्शन से अगेन हमारे पास पोजीशन ऑफ ब्राइट या फिर डार्क आ सकता है एग्जाम में, एंड अगेन इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आ सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि डिफ्रैक्शन के ऊपर स्टडी केस आ जाए। ऑल्दो स्टडी केस के ज़्यादा चांसेस सेमीकंडक्टर में है, तो मैं यहाँ नहीं लिखवाऊंगा।
स्टडी केस में सेमीकंडक्टर मुझे लगता है स्टडी केस ले जाएगा या डुअल नेचर ले जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। और यहाँ पे एक टॉपिक बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने के चांस है बच्चों, वो है डिफ्रैक्शन वर्सेस इंटरफेरेंस, यानी कि वर्सेस में YDSC। इनके बीच में आपसे क्या पूछ लिया, डिफरेंस, चाहे बोल दिया इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ दोनों के बना के दिखाओ, या पूछ लिया कि YDSC और डिफ्रैक्शन में क्या फर्क है। तो ये सवाल ही बच्चों काफी चांसेस हैं आने के एग्जाम में, तो ये ठीक है जी। इसके बाद आया डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। हमने हाल ही में इसके ऊपर PYQ किए हैं। तो सबसे पहली बात जो बाजी मार जाएगी बच्चों वो है ग्राफ्स, मतलब 80% चांसेस हैं 100 में से कि ग्राफ के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आएगा। अब ग्राफ कोई भी है, इस चैप्टर में कुल मिलाकर 5-6 ग्राफ हैं। 2 तो आपको याद होगा, फोटो करंट और वोल्टेज के बीच में जब इंटेंसिटी कांस्टेंट है फ्रीक्वेंसी अलग है, और जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है इंटेंसिटी अलग है। ये 2 ग्राफ के ऊपर तो चांसेस हैं ही हैं। प्लस आइंस्टाइन व्यू या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब उसके ऊपर जो हमने ग्राफ बनाया था काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, वो वाला स्ट्रेट लाइन, तो उसके ऊपर 3 ग्राफ तो ये मेनली हो गए। इनके ऊपर एग्जाम में आने के क्वेश्चन 80% चांस है। अब ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहला चांस जो आता है ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन का कि आपको ग्राफ गिवन होगा और उससे कोई क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होगी। जैसे हमें बोल दिया कि भाई प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दो ना, मैंने क्वेश्चन कराया है PYQ में कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ग्राफ गिवन है और कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया उसके ऊपर, ग्राफ गिवन है और पूछ लिया उसके ऊपर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसका मतलब है बच्चों क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में PYQ किया तो वो 1 और 3, 2 और 4 पेयर हमें चुनने थे, तो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे दिया। या फिर हो सकता है कि आपको ग्राफ को ड्रॉ करने के ऊपर भी सवाल आ जाए, काफी चांसेस हैं। इसके बाद सेकंड चांस हमारे पास है कि एक न्यूमेरिकल आ जाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें एग्जाम में एक क्या भी मिल सकता है, न्यूमेरिकल, है ना। अब वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में हो या फिर वो काइनेटिक एनर्जी की टर्म में, दोनों के चांसेस बराबर हैं। एंड एट लास्ट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कंपैरिजन के ऊपर, डी ब्रॉगली वेव के ऊपर जो कंपैरिजन होते हैं उनके ऊपर हमें एक न्यूमेरिकल मिल जाए। अगर ये नहीं समझे क्या है तो बच्चों, जो डी ब्रॉगली जी के ऊपर कंपैरिजन वाले क्वेश्चन का मतलब है एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों की वेवलेंथ सेम है, तो बताओ इनकी पोटेंशियल का रेशो क्या होगा। दोनों की पोटेंशियल सेम है तो बताओ वेवलेंथ का रेशो क्या होगा। दोनों का ये सेम है तो बताओ इसका रेशो क्या होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा बच्चों चांसेस हैं। डन है जी, ठीक है। इसके बाद बात करें एटम्स की, तो एटम चैप्टर अगेन काफ़ी छोटा चैप्टर है और इसके ऊपर ज़्यादा चांसेस हैं जो हमारे पास नील्स बोर जी के फॉर्मूलों के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ जाए। 2 चांसेस में से एक है कि 1/λ RZ², 1/N1 का स्क्वायर, 1/N2 का स्क्वायर। भाई साहब, मतलब वही शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, बामर पैस्टन, मान के चलो आ ही गया यार। ये तो आप मान के चलो 100 में से 90% चांसेस तो यहीं से आने वाला है कुछ। या फिर एनर्जी के ऊपर आ गया हमारे पास वही 13.6 Z², अपना वही 1/N1 का स्क्वायर, 1/N2 का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाती है। कहीं ना कहीं चांसेस हैं वो रेडियस के ऊपर भी आने के, 0.529 N²/Z, तो इसके भी चांसेस हैं। लेकिन कोई एक के ऊपर हमको पूरा यकीन है, मतलब 90% काफ़ी बड़ी वैल्यू है बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। बाकी दूसरा जो सवाल है वो रदरफोर्ड जी के ऊपर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत कम चांसेस है, मतलब 10% चांसेस हैं कि इसके अलावा कुछ आए। जैसे भाई रदरफोर्ड मॉडल से कोई भी कंसेप्चुअल सवाल
पूछा जा सकता है कि भाई अगर ऐसा किया होता, अल्फा के बजाय ये लिया होता तो क्या होता, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को कैसे जीरो करें, या उनका वो ग्राफ बना दिया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और डेविएशन। बट ठीक है, चांसेस तो 90% वो नील्स बोर जी के। और इस बार जो अगेन प्री बोर्ड हुआ उसके ऊपर भी ये वाले सवाल थे। और अभी हम लोग जब सैंपल पेपर करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको केंद्रीय विद्यालय का प्री बोर्ड और सर्वोदय का प्री बोर्ड ही शायद कराऊं, क्योंकि उनसे आपको आइडिया होगा। अब देखो, हम किसी प्राइवेट स्कूल का अगर प्री बोर्ड करते हैं तो वहाँ पे एक गलत मैसेज भी मिल सकता है। क्या पता वो पेपर बहुत ज़्यादा आसान बनाया हो, क्या पता बहुत मुश्किल बनाया हो। आसान बनाया हो तो भी गलत मैसेज है, मुश्किल बनाया हो तो भी गलत मैसेज है। तो पहला पेपर जब भी करना है वो गवर्नमेंट स्कूल का करेंगे, ताकि एक तो फॉर्मेट पता चले एंड सेकेंडली एक आइडिया हो जाए कि गवर्नमेंट स्कूल के और सेंट्रल स्कूल के टीचर्स के माइंड में क्या चल रहा है। लगभग उसी प्रकार से फिर वो पेपर बनाते हैं। चलिए, इसके बाद न्यूक्लियाई से। अब न्यूक्लियाई से एक तो आएगा भाई बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल, है ना। बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर दो प्रकार से न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। एक होता है रिएक्शन बेस्ड, जिसमें क्यू वैल्यू यानी कि एनर्जी निकालनी होती है, और एक होता है न्यूक्लियस बेस्ड, जिसमें आपको न्यूक्लियस का मास और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास दे रखा होता है, मास डिफेक्ट निकालना होता है। तो वो न्यूमेरिकल आ सकते हैं। या फिर इस चैप्टर से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का ग्राफ, और उसी ग्राफ से फिर पूछ लेते हैं कि शो करो कि चाहे रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन हो और चाहे रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन हो, दोनों में ही क्या रिलीज होती है, एनर्जी। ये सवाल भी काफी बार एग्जाम में पूछते हैं। अल्टीमेटली वी आर सेइंग कि बाइंडिंग एनर्जी ये जो टॉपिक है, अगेन ये 80% चांसेस हैं कि न्यूक्लियस से बाइंडिंग एनर्जी, चाहे वो कर्व हो चाहे वो उसके ऊपर न्यूमेरिकल हो, आ गया। समझ रहे बच्चों। अब बाकी बचा हुआ जो 20% चांस है जहां से कोई सवाल आ सकता है, वो है बच्चों छोटे मोटे टॉपिक्स काफी सारे हैं, जैसे कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस को कांस्टेंट प्रूफ करना। न्यूक्लियस की डेंसिटी को कांस्टेंट प्रूफ करने के ऊपर सवाल आ सकता है। इसमें सवाल आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर भी आ सकता है सवाल। मतलब फिर तो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन मेन जो टॉपिक इसमें है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ऊपर न्यूमेरिकल या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ऊपर ग्राफ, सबसे ज़्यादा चांसेस इसके हैं एग्जाम में आने के। ठीक है जी। एंड आफ्टर दैट हमारा आखिरी चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 14, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक, आगे डिवाइसेस भी है, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लेकिन आप समझ जाओ। अब इसमें बेटा पहले काफ़ी चांस हुआ करते थे कि टॉपिक आए एम्पलीफायर या फिर ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस्ड कोई भी सवाल, लेकिन इस बार तो ट्रांजिस्टर हमारा कट ही गया है। तो सबसे ज़्यादा चांसेस जिसके टॉपिक के हैं वो भी नीचे आएगा। लेकिन पहले अगर मैं ऑर्डर वाइज बात करूं तो वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड और उसका ग्राफ फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड में, और इसी से हमारा टॉपिक आता है रेक्टिफायर। अब वो चाहे हाफ वेव आए और चाहे वो हाँ भाई फुल वेव आए, लेकिन आप कह सकते हैं कि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस 30% हो जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है फोटो डायोड या फिर एलईडी। इनके ऊपर एग्जाम में आने के चांसेस मैं कहूंगा 50% या उससे भी ज्यादा है। अब सवाल कैसे आएंगे फोटो डायोड के ऊपर, आपसे उसकी वर्किंग पूछ लेंगे या आपसे पूछ लेंगे कि भैया अगर हमें एलईडी बनानी है तो बैंड गैप क्या होना चाहिए। अब बताओ हम प्योर सेमीकंडक्टर से एलईडी क्यों नहीं बना सकते। वो सारे सवाल जो हमने इसके अभी तो हमने इस चैनल पे इसकी क्लासेस नहीं डाली हैं, जब डालेंगे तब हम पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे सवाल काफ़ी इसके फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं, रिवर्स में करते हैं, ऐसे करके सवाल आ सकते हैं। फोटो डायोड और एलईडी के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑल द लास्ट एग्जाम्स में हमारे को सोलर सेल भी मिला हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फोटो डायोड और एलईडी से आने के चांसेस
सबसे ज़्यादा हैं एग्जाम में। बाकी बचा हुआ मैं ये कहूँगा जो 20% है वो इसके ऊपर छोटे मोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल पीएन जंक्शन में ही पूछ लिया कि बैरियर पोटेंशियल क्या है, ट्रांजिस्टर तो हट ही गया ना। तो इसके बाद तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ है नहीं, तो इसी का परसेंटेज आप कह लो आप बढ़ा सकते हो। जैसे इसको आपने कर लिया 60 मान लो, इसको आपने कर लिया 40 मान लो, तो यही मेन टॉपिक है एलईडी के साथ। अब इसमें सबसे अगर 60% है तो मान के चलो आप कि 40% ये है बच्चों, 15% ये है और 5% है भाई सोलर सेल आपके पास एग्जाम में आ सकता है। डन है जी, मतलब ये खेल है। तो मतलब अगर हमने ये सारे टॉपिक्स मान लो बच्चों कर लिए, मतलब अगर एंड टाइम पे, एकदम एंड के टाइम पे अगर हमने सिर्फ यही टॉपिक पढ़े तो भी हम काफ़ी अच्छा, मतलब कि मान के चलें ये टॉपिक अगर हमें ढंग से आते हैं, इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल है जहाँ पे वो न्यूमेरिकल कर रखे हैं, ग्राफ है तो ग्राफ के में, तो 90+ आने से आपके 95+ आने से आपके कोई नहीं रोक सकता बच्चों, क्योंकि ये टॉपिक हर साल हमें एग्जाम में मिलते हैं। इस साल भी मिलेंगे, थोड़ी भाषाएं आसान या भाषाएं मुश्किल, बस और कुछ बदलाव नहीं रहता है। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से अगर आपने ये सारे टॉपिक कर लिए तो भाई आप ऐसे जो यहाँ पे अब ज्वाला देख रहे हो ये आप पेपर में लगा दोगे बच्चों। तो ये टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं ढंग से, और जल्द ही हम आगे के लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप है कि भाई सबको आप समझ गए क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आप भी पेपर में आग लगा दें। थैंक यू सो मच।